चलिए, पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ जो 9th चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें पहले 3 पेजेस हमने देखे थे। 52 तक हमने देखा था। अभी 53 से हम आगे पढ़ते हैं। But even before this, the secondary physical body and its thinking instrument, the brain, should be made aware of the existence of the primary astral body and its thinking instrument manas, and communication should be established between them. अब ये 3 लोक की तो बात हमने की, तो 3 लोक जो है उसके लिए 3 प्रकार के बॉडी हमें दिए गए हैं। जब स्वलोक में हम नीचे उतरे थे डाउनवर्ड आर्क में, तो हमें पहले दिया गया था मेंटल बॉडी, जिसको तावरे जी मेंटल बॉडी कहते थे, और उसका जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट था उसको बुद्धि कहा जाता है। तो जब आत्मा या जीव पहले स्वलोक के अंदर था सबसे पहले, तो ये उसको ये एक बॉडी ब्रेन सिस्टम दी गई थी, जिसको हम मेंटल बॉडी और स्व कहते हैं। उसके बाद में जीव जब नीचे आया तो भूवलोक में आया, तो भूवलोक के अनुरूप उसको बॉडी दिया गया, उसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी का जो ब्रेन या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको मनस कहा गया। उसके भी नीचे जब भूलोक में आया तो उसको स्थूल शरीर दिया गया, और उसका जो सोचने का जो साधन है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ जो हम जब 4th सब स्टेज के अंदर है, तो हमारा जो स्थूल बॉडी है वो सेकेंडरी बॉडी कहते हैं, और जो एस्ट्रल बॉडी है वो प्राइमरी बॉडी कहते हैं। मतलब कि हमारा जो मेन बॉडी है, या जिसके लिए हमें काम करना है, जो साधना करनी है, वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो एस्ट्रल बॉडी है। और एस्ट्रल बॉडी को प्राइमरी बॉडी कहते हैं, और फिजिकल बॉडी को सेकेंडरी बॉडी कहते हैं। अब 2 बॉडी और दोनों ब्रेन जो है उसके बीच के अंदर एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। उसके अंदर जो सामंजस्य बैठना चाहिए वो बैठा हुआ नहीं है। फिजिकल बॉडी की कुछ और अपनी गति होती है, अपनी और डिमांड होती है, एस्ट्रल बॉडी की और कोई गति होती है। तो दोनों के बीच में ये एक एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। और इसी तरह हम जानते हैं कि दोनों के श्वास जो है, फिजिकल का श्वास और एस्ट्रल का प्राण, उसका भी कम्युनिकेशन नहीं है, या दोनों का सामंजस्य नहीं है। इसीलिए ये बॉडी, पहले तो योग का काम ये है कि हमें ये दोनों बॉडी को के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दिस इज द इजियर स्टेप फॉर बोथ द फिजिकल बॉडी एंड ब्रेन एंड द एस्ट्रल बॉडी एंड मनस वर्क विथ अवेयरनेस ए कॉमन क्वालिटी। अब काम एस्टेब्लिशमेंट का काम करेंगे, ये कम्युनिकेशन का काम करेंगे, तो उसके अंदर साधन क्या होगा? तो साधन होगा अवेयरनेस। तो हमारा जो फिजिकल ब्रेन है उसके अंदर भी अवेयरनेस पड़ी है, और एस्ट्रल जो है उसके अंदर भी अवेयरनेस है। तो अगर दोनों अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस को मीडिया बना के हम इस अवेयरनेस को जोड़ते हैं, तो उसके द्वारा हम फिजिकल और एस्ट्रल को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वालिटी है। And then the two should jointly establish or rather accept the communication sent by the divine fragment. अब जब ये दोनों का जुड़ा होगा, ये दोनों का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद में ही जो हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट जो हमें कुछ संदेशा भेज रहा है, या उसके साथ में जो हमें कम्युनिकेशन करना है डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ, आत्मा तत्व के साथ, वो उसके बाद में ही हो पाएगा। जब तक फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी दोनों अलग अलग ढंग से काम करते हैं, दोनों एस्टैब्लिश नहीं है, दोनों कम्युनिकेशन में नहीं है, तब तक जो हायर जो डिवाइन फ्रेगमेंट है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो द स्टेप्स आर 1. Establish communication between the physical cellular body brain and the astral molecular body manas. This calls for intense rhythm between their individual awarenesses, and this rhythm can only be established by imposing the 3-step rhythmic breathing as the correct way of breathing for all 24 hours. तो पहले हमें
ये दोनों बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और बॉडी और दोनों के माइंड, या जिसको हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ब्रेन और मन, ये इनको हमें कम्युनिकेशन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे अंदर एक इंटेंस एक रिदम आनी चाहिए। वो रिदम जो है वो ऐसी होगी कि जिसका अवेयरनेस के साथ संबंध है, और इस तरह की दोनों की जो अवेयरनेस है उसके अंदर एक कॉमन रिदम होगी, और वो जब हम उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को 24 घंटों तक चलाना पड़ेगा। तो 24 घंटों 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग चलेगा तो ये दोनों बॉडियों के बीच में और दोनों माइंड जो है, फिजिकल और एस्ट्रल, दोनों माइंड का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकेगा। तो ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप, देन जॉइंटली बोथ द बॉडीज एंड थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट आर टू बी मेड अवेयर of the signs and signals sent by the divine fragment and follow the direction given, for it is the greatest of all teachers. It is in fact the transcendental teacher. तो ये पहले फिजिकल और एस्ट्रल का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके बाद में हमें ये जो दोनों बॉडी का जो ब्रेन है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमें ये अवेयर करना पड़ेगा, उसको सचेत करना पड़ेगा कि जो किसके प्रति कि जो डिवाइन फ्रेगमेंट हमें जो मैसेजेस भेज रहा है, कुछ साइन भेज रहा है या कुछ कह रहा है, डिवाइन फ्रेगमेंट हमें जो कहना चाहता है, उसको सुनने के लिए हमें ये दोनों बॉडी के जो अवेयरनेस है उसको भी हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये क्योंकि जो सबसे बड़ा टीचर जो है वो हमारा आत्म तत्व है, वो ही सबसे बड़ा टीचर है। उसको ट्रांसेंडेंटल टीचर कहते हैं, मतलब इंद्रियातीत है। वो ऐसा तत्व है कि वो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम को क्या चाहिए वो सब कुछ जानता है। ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को किस तरह रिडीम करना है और आगे की यात्रा करनी है, वो सिर्फ आत्म तत्व ही जानता है। बाहर का कोई गुरु होता है वो तो आपको टेक्निक सिखाएगा, कुछ और विद्या सिखाएगा, कुछ ज्ञान दे सकता है, ये सब करेगा। What are the simple steps we must follow and practice to make this possible? At the stage we are in, great confusion exists in our bodies and brains, which are not able to establish this essential communication with the consciousness, the divine fragment. In the absence of this contact, all search is naturally outward only, and all effort so directed outside of the human frame can only lead to frustration. अब ये किस तरह क्या स्टेप्स लेने चाहिए दोनों को ये एस्टेब्लिश करने के लिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो पहली बात तो ये कहते हैं कि दोनों हमारे जो बॉडीज और दोनों ब्रेन्स है उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न की एक स्थिति बनी हुई है, रहती है, एक उलझन की स्थिति, एक अंदर एक गड़बड़ी की स्थिति इस तरह बनी हुई है कि उसके कारण ये जो आत्म तत्व के साथ में कम्युनिकेशन बैठना चाहिए वो बैठ नहीं पाता। तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि ये फिजिकल बॉडी को ठीक ठाक करना पड़ेगा और उसको एस्ट्रल बॉडी के साथ जोड़ना पड़ेगा, और फिजिकल बॉडी का जो ब्रेन है उसको एस्ट्रल का मनस के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल पहला काम हमें करना पड़ेगा। तब फिर ये दोनों जब ठीक ठाक काम करेंगे जॉइंट में, फिर जाके फिर हम आत्मा तत्व के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और जब ये इस प्रकार का जब कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो फिर हमारा ध्यान जो है हमेशा बाहर की ओर जाएगा। हम आज भी जो है हम सर्च करते हैं, बाहर करते हैं, हम भगवान को ढूंढते हैं तो बाहर ढूंढते हैं। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, ये सब करते हैं जैसे कि भगवान कोई बाहर की जगह पर बैठा हुआ हो। ऐसे इस आउटवर्ड जर्नी हमारी होती है। ये भगवान
या तत्व जो है वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, और जो हमें यात्रा करनी है वो अंदर की करनी है, वो हम समझते नहीं हैं और बाहर भटकते रहते हैं। तो इसे कुछ अंदर की यात्रा नहीं हो पाती। तो ये जब फिजिकल और एस्ट्रल की हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे अंदर की यात्रा भी हमारी चालू हो जाती है। और जब ये इस प्रकार की अंदर की यात्रा नहीं होती है और बाहर की यात्रा होती है तो उसके कारण फिर हमें निराशा ही प्राप्त होती है। और देखेंगे कि कई लोग पूरी जिंदगी अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर इधर उधर भटकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और फिर अंत में थक जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं करते, और फिर एकदम निराशा छा जाती है। फिर तो कुछ करना भी छोड़ देते हैं और फिर ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक स्टेप्स लेने चाहिए हमें और आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। We have also noted that after reaching Nadir, the restriction on making attempt towards return to the source is lifted, that it is no more prohibited to return to the source as and when one can. अब एक ये यहाँ नियम था, जैसे मैंने शुरू में बात की कि भाई जब वो जीव या आत्म तत्व नीचे की ओर आता था डाउनवर्ड आर्क के अंदर, तो वहाँ एक उसके ऊपर एक निषेध था, एक प्रोहिबिशन था, एक रिस्ट्रिक्शन था कि वो जो है वो ये सब छोड़ के डायरेक्ट फिर से वो अपना जो सेलेस्टियल घर है, मतलब जनलोक है, वहाँ जाने की वो कोशिश न कर सके। तो एक बहुत बड़ा नियम था कि जब तक जीव जो है वो नादिर तक नहीं आता है तब तक वो कुछ एफर्ट नहीं कर पाएगा, न कि वो अपने घर की ओर जा पाएगा। पर जैसे ही वो नादिर तक पहुंचता है तो फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन था या ये जो नियम था उसको फिर नेचर उठा लेती है, और फिर जब वो भूलोक की यात्रा अपवर्ड की शुरू होती है तो ये नियम फिर ख़त्म हो जाता है। और फिर अब जब भूलोक के अंदर फिर यहाँ से वो मुक्ति की ओर या अध्यात्म की यात्रा कर सकता है। तो इसीलिए अभी हम फोर्थ स्टेज में है, तो अभी हम यहाँ से सब प्रयत्न कर सकते हैं और मुक्ति की ओर जा सकते हैं। द डिवाइन फ्रेगमेंट्स ड्यू टू इनबिल्ट एबिलिटी टू रिटर्न द सोर्स कैन मेक द जर्नी होम immediately, but as per the last rule of the game of existence, they have to redeem all bodies and respective thinking instruments of all the previous births and were degenerated on the downward arc. अब देखो यही बात है कि ये जो एक रूल है कि जब वो नीचे उतरता है तब वो मुक्ति की ओर नहीं जा सकता है, और उसके पहले उसको मुक्ति की ओर जाने से पहले उसको ये सारी चीज़ें जो है उसको जो दिए गए हैं, 3 बॉडी, 3 प्रकार के ब्रेन्स, ये सारी चीज़ें जो है उन सारा का रिडम्सन उसको करना पड़ेगा। और रिडीम करने के बाद में ही जब इसकी जो अवस्था बनेगी वो तब उसके बाद में फिर वो जनलोक में जा सकता है। अब रिडीम शब्द है उसको भी समझना चाहिए। रिडम्सन तो हम जानते हैं कि भाई चलो संबंध के अंदर एक रिडम्सन को हम जानते हैं कि भाई जो संबंध है हमारे उसमें कुछ लेती देती होती है, इसलिए व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं। पर जब हमें अपना ही रिडम्सन करना है और ये कहा कि यहाँ तीनों बॉडी का और तीनों थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का करना है, तो वो किस तरह होता होगा। जैसे कि अभी फिजिकल बॉडी का रिडम्सन, तो जब फिजिकल बॉडी का रिडम्सन हो जाएगा तो क्या इसके लक्षण होंगे, या कैसे पता चलेगा कि भाई ये फिजिकल का रिडम्सन हो गया, अब एस्ट्रल का ये हो गया, अब मेंटल का, तो कैसे जान पाएंगे या क्या लक्षण है। तो जब फिजिकल का रिडम्सन होता है तो उसका पहला एक लक्षण ये है कि जैसे तावड़िया जी कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंप्लीट, तो जो फिजिकल बॉडी है वो बायोलॉजिकली कंप्लीट बन जाता है, और उसका शरीर जैसे तेजोमय शरीर जैसा हो इस तरह का ऐसा हो जाता है। उसका जो ब्रह्मचर्य होता है वो ऊर्ध्वगामी हो, सब्लिमेशन उसके अंदर होता है। और
ये जो जो फिजिकल बॉडी का रिडम्पशन होता है उसकी जो स्थिति है वो महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद के अंदर एक सूत्र दिया है। उसके अंदर एक शरीर कैसा होता है उसको काय संपत्ति कहते हैं, मतलब काया की संपत्ति कैसी होगी। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो बॉडी जो है वो वज्र जैसा हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि इंद्र का जो धनुष था वो वज्र था, तो इस तरह का वज्र जैसा बॉडी बन जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब बनती है हमारे अंदर तो ही हम समझ सकते हैं कि हाँ फिजिकल लेवल पर अभी इस व्यक्ति का रिडम्पशन हो गया। इसी तरह एस्ट्रल लेवल के ऊपर जब रिडम्पशन होता है तो एस्ट्रल के अंदर जो हमारे अंदर अभी जो सारी ग्रंथियाँ पड़ी हुई है, जो नोट्स पड़ी हुई है हर एक प्रकार की, तो वो ग्रंथियाँ जो है वो धीरे धीरे निर्मूल होती जाएगी। तो फिर एस्ट्रल के अंदर जो चक्र है वो चक्र नॉर्मल होते जाएंगे, वो अपनी सही गति में काम करेंगे और इस तरह एस्ट्रल जो है वो धीरे धीरे फ्री होता जाएगा। इसके अंदर प्राण का फ्री फ्लो का अनुभव होगा, प्राण ऊपर नीचे जो फ्लो हो रहा है तो उसका फिर परिचय होगा कि हाँ ये प्राण है। और इस तरह एस्ट्रल बॉडी का भी परिचय होगा कि इसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। अभी हमें ना प्राण का परिचय है ना एस्ट्रल बॉडी का। हाँ ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ है, पर एग्जैक्टली एस्ट्रल बॉडी को अलग फिजिकल से अलग करके हम उसको देख नहीं सकते। तो आगे की साधना के अंदर ये अनुभव होता है कि ये फिजिकल अलग है और ये एस्ट्रल अलग है। तो इस तरह ये रिडम्पशन फिर एस्ट्रल का भी होता है। इस तरह आगे जाके मेंटल का होता है कि जिसके अंदर सूक्ष्म ये सब संस्कार वगैरह जो पड़े हैं वो सारी चीज़ें जो है लास्ट में जो मेमोरी है वो मेमोरी एकदम क्लीन हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती है, ये सब रिडम्पशन हो जाता है तीनों बॉडी का और तीनों थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का। उसके बाद में ही डिवाइन फ्रेगमेंट जो है वो फिर से जनरल लोक में चला जाता है। तो जैसे कबीर जी कहते थे कि जू की त्यों धर दीनी चदरिया, तो जैसी चदरिया प्राप्त की थी वैसी की वैसी ही धर दी। मतलब अभी ये तीनों का रिडम्पशन हो गया, सबसे मुक्ति पाली, अब वो आत्म तत्व अपने घर जा सकता है। इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और लोग तो जैसे हंसी में बोलते हैं हाँ 2-4 जन्म में मोक्ष हो जाएगा, 2-4 जन्म में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बंधन हमने इतने सारे इकट्ठे किए, इन सारे बंधनों को तोड़कर इन सारी चीज़ों को साफ करते करते बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। तो ये बात खास समझनी है, कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कुछ करेंगे तो हम जल्दी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। टाइम तो लगेगा ही, इसमें बहुत जन्म लगेंगे, पर धीरे धीरे शांति से काम करना पड़ेगा। अब एक कोटेशन किसी किताब का उन्होंने लिया है। द बिल्डिंग ऑफ द शेल ऑफ ए शेल लीड्स टू सेपरेटनेस एंड नेसेसिटेट्स द इवेंचुअल ओवरकमिंग ऑफ द शेल ऑलरेडी बिल्ड। अब ये भी जो ऊपर की बात है उसका अनुसंधान में है कि भाई ये हमने जो बॉडी जो लिए हैं, शेल मतलब कि बॉडी, तो हमारे अंदर जो हमने जो ये तीनों प्रकार के बॉडी जो लिए हैं, सेल जो लिए हैं, उसको हमें फिर से ओवरकम करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें काबू पाना पड़ेगा। मतलब काबू पाना मतलब तो अल्टीमेटली तो ये रिडम्पशन ही करना पड़ेगा। जब रिडम्पशन ये तीनों बॉडी का हो जाएगा तब फिर हम जो है वो आत्म तत्व को एक सेपरेट रूप के अंदर हम देख पाएंगे और इससे फिर आत्म तत्व ये बॉडी से अलग है उसका फिर हमें अनुभव हो पाएगा। तो वो चीज़ जो है वो एक रिडम्पशन की है। तो इस तरह तीनों बॉडी और तीनों ब्रेन्स है उसके ऊपर हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा। In existence, the divine fragment is encased in one or two shells or bodies and keeps fabricating more shells. Unless we eventually disintegrate these bodies by redeeming, the divine fragment cannot regain their original unconfined condition and reach their original home creation. तो ये जो है ये
हम जो बॉडी दिया जाता है वो नॉर्मली जो है वो 3 बॉडी होते हैं, पर कई जगह पर डाउनवर्ड आर्क के अंदर 1 या 2 बॉडी भी होते हैं। जैसे कि नीचे उतरते समय जब हम नादिर के पास आते हैं तब वहाँ एस्ट्रल बॉडी नहीं होता है हमारे साथ में, सिर्फ फिजिकल बॉडी होता है डाउनवर्ड आर्क में, भूलोक में अंतिम चरण के अंदर। तो वहाँ 1 या 2 बॉडी ही होते हैं। पर जिस तरह फिर हम 4th सब स्टेज में आते हैं तो फिर हमें तीनों बॉडी का फिर से हम ये होता है। तो ये तीनों बॉडी या 1-2 बॉडी के अंदर जो ये हमारा आत्म तत्व जो है वो एनकेस हुआ है, वो जो अंदर बंधा हुआ है, वो उसको जो है इसे फिर से वो अनकन्फाइंड कंडीशन के अंदर लाना है, मतलब कि उसको उसकी मुक्त स्थिति के अंदर लाना है इन तीनों बॉडी से, और फिर तब वो उसका जो ओरिजिनल होम है, क्रिएशन या जनलोक, वहाँ फिर से वो जा पाएगा। सो टू रिस्टोर बॉडी to restore bodies and minds of the 3 universes back to their original conditions, their ability to respond to and cooperate with divine fragment is expressly necessary. मतलब कि ये जो तीनों लोग के जो तीनों लोग के लिए जो 3 शरीर और 3 प्रकार के मन जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसे हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। उसको पुनः स्थापित करने के लिए या उसको मूल स्थिति में वापस लाने के लिए दिव्य अंश के साथ उनको उनका प्रतिभाव देने की क्षमता और सहकार, ये 2 बने रहे, ये जरूरी है। इतना करना पड़ेगा कि ये तीनों शरीर जो है उसके अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए जो प्रतिभाव देना चाहिए, जो रिस्पॉन्स देना चाहिए और उसके साथ में जो सहकार करना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। ये इतना जरूरी है। But the root cause of the whole problem is that divine fragments could, if bodies and minds would. Many religions, theories, philosophies, and a host of other isms have added to this confusion. And the simple, clear way that of going along with the aid of consciousness, the guidance of divine fragment, the transcendental teacher, is unfortunately overlooked. अब गड़बड़ी क्या है? ये सब पूरे का पूरा जो गड़बड़ है वो किस कारण हुआ है? तो यही एक कारण है कि कहते हैं कि डिवाइन फ्रेगमेंट्स कुड इफ बॉडीज एंड माइंड कुड, मतलब कि जो बॉडी और शरीर है या बॉडी या शरीर होगा, उसके कारण ये डिवाइन फ्रेगमेंट को आना पड़ा या डिवाइन फ्रेगमेंट है। मतलब कि बॉडी ब्रेन अगर नहीं होगा तो डिवाइन फ्रेगमेंट भी नहीं होगा। पर ये इस तरह की जो सवाल जो पैदा करते हैं और एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, और ये सारा कन्फ्यूज़न हमारे जो अलग अलग धर्म है, सब धर्म ने जो अलग अलग थियरी जो है इसने या जो फिलॉसफी बनी, ये सारे लोगों ने ये इस प्रकार का एक कन्फ्यूज़न, एक उलझन पैदा की है। और कई प्रकार के इज़म भी आते हैं और वो सब इज़म वाले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि एक शिविर सावरिया जी की थी जिसमें हम थे, तो किसी ने एक सवाल पूछा और उसके अंदर उन्होंने जो व्यक्ति ने सवाल के अंदर स्पिरिचुअलिज्म शब्द का उपयोग किया कि ये स्पिरिचुअलिज्म में ऐसा वैसा कुछ, तो उन्होंने उसको तुरंत रोका कि भाई तू क्या कहना चाहता है, स्पिरिचुअलिज्म कहना चाहता है या स्पिरिचुअलिटी कहना चाहता है। फिर उन्होंने खास ये कहा कि देखो सब प्रकार की इज़म के अंदर ढोंग ही होते हैं, कोई भी इज़म राइट नहीं होता है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी वो सही है, पर अगर तू स्पिरिचुअलिज्म कहेगा तो वो ढोंग ही होगा, उसके अंदर और ही चीज़ होगी। तो इस तरह तावड़िया जी बताते थे हमारे शिविर के अंदर। तो ये इस प्रकार की जो सब
फिलोसॉफी रिलीजन वगैरह जो डेवलप हुए हैं वो एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और फिर हमें जो आत्म तत्व से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद मिल नहीं पाती है। हकीकत के अंदर अगर ये अपवर्ड आर्क और डाउनवर्ड आर्क का जो ज्ञान आएगा तो फिर ये कूद और भूत का सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई डिवाइन फ्रेगमेंट अपनी मर्जी से यहाँ तीनों लोक के अंदर आया है, और तीनों लोक के अंदर जब आते हैं तो उसको कोई शरीर तो देना पड़ेगा। तो प्रकृति ने इनको फिर 3 प्रकार के अलग अलग शरीर दिए हैं, पर क्योंकि धर्म वगैरह वाले तो है वो एक बखेड़ा खड़ा करते हैं और वो फिर अलग अलग समस्या को पैदा करते हैं और इस प्रकार के सवाल वगैरह पैदा करते हैं। इसके कारण जो डिवाइन फ्रेगमेंट का गाइडेंस लेना चाहिए और फिर हमें मुक्त होना चाहिए, ये नहीं हो पाता है। ये समझने की बात है। फिजिकल माइंड एलोन कैन नॉट कॉन्टेक्ट दिस कॉन्शियसनेस, फॉर द लिंक to be established with consciousness is by generating and directing the energy of essence of consciousness, which is generated only in the primary astral body and pass on to the secondary physical body. अब एक बात ये बहुत महत्व की बात समझनी है कि अगर फिजिकल बॉडी से डायरेक्ट हम कॉन्शियसनेस को या आत्म तत्व के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए हमने पहले ही देखा था कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी ऊर्जा एक है, और वो ऊर्जा का नाम है एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो भी जब फर्स्ट ग्रेड की ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बनती है तब फिर जुड़ाव हो पाता है। और ये जो एनर्जी है वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर जनरेट होती है, न कि फिजिकल बॉडी में। तो अगर एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसका हम उपयोग करेंगे तो ही डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ हम कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। इसलिए फिजिकल माइंड जो है वो अकेला ये आत्मा तत्व के साथ जुड़ नहीं सकता, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और वो समझनी चाहिए। और प्राइमरी बॉडी जो है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, इसीलिए इसके अंदर ये एनर्जी जनरेट होती है। फिजिकल बॉडी तो सेकेंडरी बॉडी है हमारा। सेज पतंजलि इन हिज स्पेशल ओरल इंस्ट्रक्शंस मेक्स दिस पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर। वंस माइंड एंड बॉडी ग्रास्प दिस वाइटल पॉइंट, प्रोग्रेस विल बी इजियर एंड फास्टर। तो ये पॉइंट जो है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि भाई खाली फिजिकल लेवल पर हम प्रयत्न करते रहेंगे और एस्ट्रल को ध्यान में नहीं लेंगे, एस्ट्रल की साधना नहीं करेंगे तो कभी भी कोई भी साधना से हम ये अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ाव नहीं कर पाएंगे। वंस द मैजिक ऑफ सोल, द डिवाइन फ्रेगमेंट इज ग्रास्प्ड बाय द पर्सनालिटी, माइंड एंड बॉडी, द सोल स्टेडीली dominates and can be trusted to carry forward the training of the man of fruition। अब ये फिर से कोई एक कोटेशन उन्होंने लिया है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जब एक बार पर्सनालिटी मतलब हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसके द्वारा आत्म तत्व के चमत्कार को हम समझ लेते हैं तो फिर जो सुख भोगने वाले जो व्यक्ति है मतलब जो मैन ऑफ फ्रूजन का वो जो व्यक्ति है जो जिसको सुख भोगने की आदत है, ऐसी व्यक्ति जो है उसको उसको एक प्रकार की तालीम दी जाती है और इसको विश्वास पूर्वक आगे ले जाने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये कोटेशन के अंदर कहा गया है। In this method, the importance of the three-step rhythmic breathing cannot be overemphasized, however much we may keep repeating it। तो ये जो है ये हमें जो सबसे पहली साधना करनी है और सबसे प्राइमरी भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है और वो साधना है थ्री-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। और धीरे धीरे करके 24 घंटे तक इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक हम कर सकते हुए
और इसको बार बार भी याद करेंगे फिर भी वो कम नहीं होगा कि इसको ये चीज़ जो है वो बार बार कही जाती है क्योंकि इसका महत्व बहुत है। इसीलिए ये पहले तो ये चीज़ हमें खास इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर से एक कोटेशन है, एंड नॉट अनटिल ईच सेल विद इन हिज बॉडी इज फुल्ली अलाउ एंड वाइब्रेटिंग to a uniform measure rhythm will he the personality be fully grown and perfected। तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है और फिजिकल बॉडी का हर एक सेल्स जो है, कोश है, वो हर एक सेल्स को हमें एक जीवंत रखना पड़ेगा और उसको रिदम देनी पड़ेगी और रिदम से उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। और इस तरह जब हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको हमें धीरे धीरे करके ग्रो करना पड़ेगा और परफेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक रिदम ही चीज़ है। और तावरिया जी ने उसका साइंस भी समझाया हुआ है कि ये रिदम को हम सेल्स तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड हमारे लंग्स में आता है और वो उसी समय हमारे लंग्स के अंदर, हमारे श्वास के अंदर रिदम भी होती है। तो जब श्वास लेते हैं रिदम वाला श्वास, तो रिदम लंग्स के अंदर है, वहाँ ब्लड आ गया और ब्लड के अंदर ये रिदम जो है वो फिर अंदर चली जाती है और वही ब्लड जो है वो बॉडी में घूमता है। तो हर एक सेल्स के पास ये चला जाता है रिदम वाला ब्लड। तो रिदम वाला ब्लड हर एक सेल्स के पास जाता है तो हर एक धीरे धीरे हर एक सेल्स जो है वो भी रिदमिक बनने लगते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, न कि हमारा ब्रेन, न कि हमारा खाली श्वास, पर हमारे अंदर जो अरबों जो सेल्स है बॉडी के अंदर, वो सबके सब अगर एक रिदमिक बन जाए और वो रिदम से वाइब्रेट करने लगे, तो तावड़िया जी कहते हैं कि वो बॉडी ही अलग होगा और वो माइंड भी फिर अलग होगा। It was but yesterday I thought myself an insignificant, therefore follow that, insignificant fragment, querying without rhythm in the sphere of life. Now I know that I am the sphere and all life in rhythmic fragments moves within me। यहाँ फिर से उन्होंने कोई एक कोटेशन कहीं से लिया हुआ है कि जिसके अंदर कहते हैं कि कल तक मैं स्वयं को इनसिग्निफिकेंट समझता था, मतलब कि कोई जिसका मूल्य नहीं है, इस तरह का मैं समझता था और जीवन के क्षेत्र में बिना रिदम के कंपन कर रहा था। अब मैं जानता हूँ कि मैं ही उस जीवन का क्षेत्र हूँ, स्फीयर ऑफ लाइफ, उस जीवन का क्षेत्र हूँ और लयबद्ध अंश का समग्र जीवन मेरे अंदर गति कर रहा है। तो ये एक स्थिति जब इतनी आती है तब व्यक्ति के अंदर फिर पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर ही इस तरह जो लाइफ का स्पीयर है वो खुद है, वो फिर एक पॉइंट के ऊपर वो जान पाता है। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Even after an intellectual grasp of this, one is not able to make progress. The practice in chapter 11 will further aid in the elementary work of yama and niyama, which are to be properly understood as based on scientific principles of thinking. The next step is the establishment of rhythm in thinking and in breathing. In breathing to allow for all possible progress and for establishment of communication between the two bodies and two thinking instruments। तो ये कहते हैं कि खाली एक इंटेलेक्चुअल समझ लेने से प्रोग्रेस नहीं हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, दो बॉडी को जॉइंट करना है वगैरह वगैरह, इतना काफ़ी नहीं है। पर जो इसमें इस बुक के अंदर जो 11th चैप्टर है, जो
प्रैक्टिस इसका है, उसके अंदर उन्होंने यम नियम के साथ में साइंटिफिक थिंकिंग किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं, ये सारी बात उन्होंने बताई है। तो एक तो यम नियम जो हम जानते हैं इस तरह नहीं, पर वो कुछ और ढंग से उन्होंने बताया है, और उसके साथ में क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो ये सारा करेंगे तो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होगा, और फिर उसके बाद में हमें रिदम को एस्टेब्लिश करना है, और दोनों लेवल पर एस्टेब्लिश करना है, थिंकिंग के लेवल के ऊपर भी और ब्रीदिंग के लेवल के ऊपर भी। तो पहले ब्रीदिंग के लेवल पर हम रिदम को एस्टेब्लिश करेंगे, तो थिंकिंग के लेवल के ऊपर भी रिदम एस्टेब्लिश होती जाएंगी। और फिर दोनों जो बॉडीज़ है और दोनों बॉडीज़ के थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ब्रेन और मनस है, उसके अंदर भी फिर ये कम्युनिकेशन फिर एस्टेब्लिश होता जाएगा। तो इस तरह हमें आध्यात्मिक काम करना है, इस तरह हमें साधना करनी है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। अभी भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। जो हम ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं जी, तो इसके बेनिफिट फिर क्या है सर? वो एस्ट्रल के साथ ये जो अभी यहाँ सब बात हो रही है ना, ये सब इसके लिए ही तावड़िया जी ने प्रैक्टिस की है, बताई है कि जो एस्ट्रल और फिजिकल का जुड़ाव नहीं है, तो एस्ट्रल और फिजिकल का जुड़ाव करने के लिए हमें एक तो तृतीय रिदमिक ब्रीदिंग करना पड़ेगा, ताकि श्वास और प्राण का जुड़ाव होगा, फिर फिजिकल और एस्ट्रल का होगा, और एस्ट्रल के अंदर जो नाड़ियाँ हैं, चक्र है, इन सब की भी शुद्धि करनी पड़ेगी। तो इन सब की शुद्धि करने के लिए हमें अल्टीमेटली ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसमें एक प्रैक्टिस जो है वो फेज एक्सरसाइज है। बेसिकली वो एस्ट्रल बॉडी का संदर्भ में ही ज़्यादा प्रैक्टिस है। ठीक है, हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए बोलिए, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर दो मेरे प्रश्न है जी। एक प्रश्न जो है कि हम जो प्रिज्म एक्सरसाइज करते हैं जी उसमें आपने बताया, अभी हमारी जो बात हुई वो मनस और ब्रेन जी, ये दोनों को हमें एक करना है, और मतलब ये थोड़ा समझिए थोड़ा। मतलब कि एक्सरसाइज में हम जो करते हैं, अभी आपने बताया कि मनस और ब्रेन का कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाँ, तो ये प्रिज्म से होगा? तो उसके लिए प्रिज्म भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रिज्म में हम अटेंशन को कंट्रोल करते हैं, और अटेंशन को कंट्रोल करके फिर अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाते हैं। तो वही अवेयरनेस फिजिकल और एस्ट्रल की अवेयरनेस जब दोनों जुड़ती है तो फिर हमारा प्रोग्रेस बनता है। तो ये सिर्फ प्रिज्म से होगा या कोई एक एक्सरसाइज से होगा ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस जब हम करते हैं तब इसका परिणाम ये आएगा कि ये फिजिकल और एस्ट्रल के दोनों थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का जुड़ाव हो पाएगा, तो वो हेल्प करेगा। तो सर ये जो वो तो मेरा तो अनुभव है नहीं, लेकिन जब साफ कहते हैं और हम भी जब सिग्नल में बात करते हैं तो ये प्रिज्म जब गायब हो जाता है, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिज्म फिजिकली, तो वो क्या इंडिकेशन होती है सर? नहीं, वो तो एक देखो प्रॉब्लम ये है कि कहीं उन्होंने ये कह दिया और फिर हम सब ने ये पकड़ लिया, जैसे कि एक प्रिज्म की कोई अल्टीमेट चीज हमें मिल गई कि भाई एक ये अदृश्य हो गया तो कुछ हमने अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। हालांकि उसमें क्या है कि जो इसका साइंस हम जानते हैं कि भाई जो हमारा चित्त है, जो चित्त का काम जो है वो कैटलिस्ट के रूप में रहना है, और ब्रेन को खाली उसको लाइट देना है, उसको सपोर्ट करना है, ऊर्जा देना है, और ब्रेन काम करता है। और कभी क्या होता है कि एक अगर वो सही ढंग से अदृश्य होता है तो उसमें क्या होता है कि एक फ्रैक्शन के लिए ये चित्त जो है वो ब्रेन के ऊपर लाइट फेंकना बंद कर देता है, मतलब वो अपने आप में एक स्थिर बन जाता है। वो उसकी लाइट जो है वो वहाँ ब्रेन के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो ब्रेन कुछ न देख सकता है न कुछ समझ सकता है, तो वहाँ एक ब्लैकआउट जैसा हो जाता है। उसको हम प्रिज्म को अदृश्य होना कहते हैं। पर वो सही मायने में ब्रेन में ये चीज़ बनती है तो, क्योंकि ये बहुत ऊंची चीज़ है,
इसका बनना इतना आसान नहीं है कि खाली देखते रहेंगे तो वो ब्रेन और चित्त अलग हो जाएंगे, ऐसा इतनी आसानी से नहीं होता है। पर अगर शायद ऐसा हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है। ओके हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर हाँ कि जब ये अपने हम जो रिडेम्पशन करते हैं बॉडी का, जी तीनों बॉडी का रिडेम्पशन करते हैं, हाँ। वो तो समझ में आ गई बात। हाँ। लेकिन एक सवाल इसमें होता है कि ये महात्मा है, जो महापुरुष होते हैं, हाँ उनको उनकी फिजिकल बॉडी में कई डिसीज हो जाते हैं, जैसे कैंसर हो गए, हाँ तो वो सब क्या वो क्या बल्कि अपने रामकृष्ण परमहंस जी जो थे उनको कैंसर की बीमारी लगी थी, हाँ खाली उनकी जब उम्र थी 55 इयर्स। हाँ। तब सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? वो भी तावरिया जी ने उसका भी जवाब दिया हुआ है पर्टिकुलरली, और उसमें उसमें उन्होंने कहा है कि देखो एक चीज़ क्या होती है कि कुछ हमारे जो कर्म है वो कर्म का हमें भुगतना ही पड़ता है, वो साधना से हम उसको फिनिश नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कर्म है कि जो चाहे वो व्यक्ति महात्मा बन गई, उसकी चेतना का इतना बड़ा एक ये आ गया, अपलिफ्टमेंट आ गया, पर उसका जो एक कर्म बाकी था वो कर्म उसको इसी शरीर के अंदर भुगतना पड़ने का है। तो वहाँ एक ये रिडीम्पशन के लिए ये उसका वो कर्म रिडीम्पशन के लिए आता है, और वो व्यक्ति जो है क्योंकि वो तो महात्मा है तो वो रिडीम्पशन वो कर लेता है, वो जो डिसीज आया है उसको वो भुगत लेता है और उससे मुक्त हो जाता है। तो वो क्योंकि एक कर्म का ही एक ये है, पर वो आया है रिडम्पशन के लिए और उसको वो रिडीम करना पड़ता है। मतलब कि ये कि हर चीज़ हम साधना से मिटा सकते ऐसा नहीं है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसको कंपलसरी भुगतना पड़ता है। जो प्रारब्ध बन गया इस लाइफ में आने का वो उसका निश्चित हो गया, तो इस लाइफ में चाहे हम कितने भी ऊपर उठ जाए फिर भी उसको भुगतना तो पड़ेगा, उसे हमें भुगत के ही उसको रिडीम कर पाएंगे, ये बात है। तो मतलब कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा एंड रिडेम्पशन ऐसा वो कह सकते हैं। हर एक कर्म आता है तो रिडेम्पशन के लिए ही आता है ना। कर्म का प्रयोजन क्या है? कर्म का प्रयोजन है हमारे पास जो सुख आता है दुख आता है उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन रिडेम्पशन ही है, पर हमें वो रिडेम्पशन का कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए हम कोई भी कर्म को रिडीम नहीं करते बल्कि उसको बढ़ा देते हैं। अभी एक व्यक्ति के साथ आपका कुछ लेन देन कुछ है, मानो कि पैसे का लेन देन है, और वो कोई व्यक्ति आपके पास पैसा लेने आता है, वो रिडम्पशन का एक पार्ट के रूप में होगा, पर हम किसी तरह इसमें से छटक जाने का प्रयत्न करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका जो भाग उसको जो देना है, उसका जो हक है उसको हक देना नहीं है, तो वो रिडम्पशन नहीं होगा ना, कि तो वो तो और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रिडम्पशन के बजाय। हाँ, तो ये गड़बड़ी है कि रिडम्पशन का कंसेप्ट ही हमारे अंदर नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये लोगों सर ओके बोलिए सर। हाँ बोलिए ठीक, और कोई हो तो पूछिए। हाँ तो ये मतलब कि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें एक क्वेश्चन है। तो समाज में लोग कहते हैं कि जब बड़े बड़े महापुरुष महात्मा जो होते हैं कि उनको जो बॉडी बल्कि ऑन स्थूल शरीर पे जो डिसीज होते हैं, बोलते हैं कि वो समाज के डिसीज लेते हैं, समाज का वो खुद ले लेते हैं और वो ऐसा करता है। ये सब बात तो कैसी ये बात है? नहीं, वो कर्म का हिसाब से तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जिसके शरीर में जिसको भुगतना है उसको तो भुगतना ही है, उसको कर्म के लिए है। पर फिर भी अब महात्मा लोगों की बात होती है तो उसमें कोई एक्सेप्शन ये हो सकता है, या कोई दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि भाई वो ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई कर्म भुगत रहा है, पर इसके संपर्क में आता है और हो सकता है कि उसका डिसीज जो है ये कोई महात्मा के शरीर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और उसको कुछ रिलीफ मिलती है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, पर वो सब बहुत जिसको कहते हैं ना कि ये एब्स्ट्रैक्ट है और रहस्यमय चीज़ है, मिस्टीरियस चीज़ है। उसको कोई बहुत गूढ़ है, उसको इस तरह कोई सीधा इसका आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल बात हो जाती है। ठीक है,
ओके सर, थैंक यू। ओके, सवाल थे। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू।